तो आज हम इंडियन पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने 1773 से 1858 तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन को पढ़ा था। आज दूसरे वीडियो में हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सिपाही म्यूटिनी हुआ 1857 में, उसके बाद क्राउन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथों में ले ली और सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम खुद करने लगी। 1773 से 1858 के बीच काफ़ी चार्टर आए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में उन्होंने काफ़ी मदद किया। आज हम क्राउन रूल के बारे में पढ़ेंगे कि 1858 से 1947 तक के समय में क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इवोल्यूशन हुए। तो सबसे पहले आया था 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। The significant act was enacted in the wake of the revolt of the 1857, also known as the First War of Independence। ये जो एक्ट आया था वो सिपाही म्यूटिनी के बाद आया था, जैसे कि मैंने बताया। इस एक्ट को ये कहा गया कि ये एक्ट जो होगा वो गुड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया होगा, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट का निर्माण करेगा। अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज टू द ब्रिटिश टाउन, और सारे पावर्स गवर्नमेंट टेरिटरीज और रेवेन्यू के पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए। अगर इस एक्ट के फीचर्स के बारे में बात करें तो ये हैं। इट प्रोवाइडेड द इंडिया हैंसवर्थ वॉज टू गवर्न बाय द एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, मतलब जो अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा वो क्राउन के नेम पर किया जाएगा। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट वायसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। ही वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया, वो ब्रिटिश क्राउन ऑफ इंडिया का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। और लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय इंडिया का बनाया गया। It ended the system of double government by abolishing the board of control and code of directors, board of control और code of directors को abolish कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। It created a new office, secretary of state of India, vested with the completed authority and control over the Indian administration। एक नई बॉडी का निर्माण हुआ जिसका कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस सेक्रेटरी द्वारा किया जाता था। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वॉज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, सेक्रेटरी जो होता था वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेटली द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता था। ये कुछ 3 प्रोविजंस हैं। और चौथे प्रोविज़न की बात किया जाए तो इसमें 15 मेंबर ऑफ काउंसिल इंडिया के लिए रहेंगे जो सेक्रेटरी को असिस्ट करेंगे। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, और ये जो काउंसिल बॉडी होगी वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, एक सलाह देने के लिए एक बॉडी होगी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट उस काउंसिल का चेयरमैन होगा। तो इतने कुछ इंपॉर्टेंट इस एक्ट के तहत आए थे। आगे बात किया जाए, द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England। ये जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम थे वो इंग्लैंड के यहाँ से ही सुपरवाइज किए जाते थे। इट डिड नॉट अल्टर एनी सब्सटेंशियल विद द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया। इसके बाद दूसरा एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के ग्रेट रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ड द नेसेसरी ऑफ द सीकिंग द कोऑपरेशन विद द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब इंडियंस को भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम देना चाहिए ताकि इस तरह का विद्रोह दोबारा ना हो। इन द परजुएंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड, 3 एक्ट्स को इनेक्ट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जैसा कि है 1861, 1892 एंड 1909। 3 एक्ट पारित किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861, 1892, 1909। द इंडियन एक्ट 1861 इज ए इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर, वायसराय कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप के लिए कुछ इंडियंस को वो चुन सकता था। 1862 लॉर्ड कैनिंग देन द वायसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियन, वायसराय ने 1862 में, जो कि उस समय लॉर्ड कैनिंग था, उसने 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुना था। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकन राव, ये 3 लोग सेलेक्ट किए गए थे।
It initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidency. अब डिसेंट्रलाइजेशन का काम यहाँ से स्टार्ट हो गया था, यानी जो सेंटर के पावर है उसको कम कर दिया जाएगा और लोकल जो पावर होगा उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। जैसा कि 1773 में सेंट्रलाइज रूलिंग बहुत ही ज़्यादा हद तक थी, जिसको 1861 में कुछ अल्टर करने का प्रयास किया गया। It also provided for the establishment of new legislative council and Bengal, North Western Province and Punjab. न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया, फॉर्म किया गया, जो थी बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, पंजाब, जो कि बनी थी 1862 में, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 1886, 1897, पंजाब। It provided the viceroy to make rules and order the more convenient transaction of business in council. It also gave recognition to the portfolio system introduced by the Lord Canning in 1859. Under this membership of the Viceroy Council was made in charge one or more department. इस काउंसिल के जरिए वायसराय दो या दो से अधिक या एक से अधिक डिपार्टमेंट का वो चेयर कर सकता था। अगर अगला प्रोविज़न की बात करें तो इसके तहत वायसराय जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, जैसा कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल हमारे यहाँ करते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसके बाद में आया। इसमें कुछ फीचर्स थे, जैसे कि द इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज कर दिया गया। डिस्कसिंग द बजट पर डिस्कस करने का मौका दिया गया। एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, क्वेश्चन एग्जीक्यूट करने का भी मौका दिया गया। नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन इसमें किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसके बाद आया। इसको लाने वाले जो दो लोग थे उनका नाम था मॉर्ले एंड मिंटो। लॉर्ड मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड मिंटो जो थे वो सेक्रेटरी थे इंडिया के और लॉर्ड मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ सेंटर एंड प्रोविंशियल। लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या को बढ़ा दिया गया, सेंटर और प्रोविंस में दोनों में। अगर थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में बात किया जाए तो मेंबर्स वर अलाउड टू टास्क सप्लीमेंट क्वेश्चन। पहले की सप्लीमेंट क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं था, केवल आप क्वेश्चन पूछ सकते थे, बट यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया गया। मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट और शो ऑन, रिजोल्यूशन पेश करने का भी मौका मिला। बजट के समय आप रिजोल्यूशन अपना पेश कर सकते हैं। फोर्थ प्रोविजन की बात करें तो इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर। इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वाइसरॉय और गवर्नर के साथ एसोसिएशन बनाने का मौका मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले ज्वाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। वो एक लॉ मेंबर के तहत उनको अपॉइंट किया गया था। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके तहत कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मिंटो और के द्वारा लाया गया, जिसके तहत मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्शन किया जाएगा। मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। मुस्लिम मेंबर को केवल मुस्लिम वोटर ही चुन सकते थे। इसके लिए ही लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न की बात करें तो 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया और इसे फोर्स किया गया 1921 में। और इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, जहां मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी थे और चेम्सफोर्ड वाइसरॉय थे। फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वाज एज फॉलोज। सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया। दो सब्जेक्ट का निर्माण किया गया। पहला सब्जेक्ट था ट्रांसफर एंड सेकंड सब्जेक्ट था रिजर्व्ड। थर्ड प्रोविजन से पहले बात कर लेते हैं कि डायरकी सिस्टम का यहीं से फिर से स्टार्ट कर दिया गया। जैसा कि पहले डुअल सिस्टम हुआ करता था, उसको फिर से यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया। द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। रिजर्व सब्जेक्ट को हैंडल करने का काम गवर्नर को दिया गया। विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, डुअल सिस्टम
dual scheme of governance was known as डायरकी। डुअल स्कीम आया और इसे ही हम डायरकी टर्म का यूज करते हैं। डायरकी एक ग्रीक वर्ड है जो डाया और आर्की से मिलकर बना है, मीन्स डबल रूल, मीन्स सेंट्रल के लिए अलग रूलिंग एंड स्टेट के लिए अलग रूलिंग, जो आज के समय में भी देखा जाता है, जहाँ सेंट्रल एक अलग रूलिंग करता है एंड स्टेट अलग रूलिंग करता है। इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान 1919 के एक्ट से ही आया, जहाँ पर दो हाउसेज बने, वन इज अपर हाउस विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इज लोअर हाउस which is legislative council. The majority of members of the both the houses are chosen by direct election. दोनों के मेंबर जो चुने जाते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुने जाते थे। फोर्थ प्रोविजन इज 3 of the 6 members of the Viceroy's Executive Council is Indian। 6 मेंबर्स में से 3 जो मेंबर होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वो इंडियन होगा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कि 1909 से स्टार्ट हुआ था उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसको सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियंस को के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल टू द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। जो लोग इलेक्शन लड़ सकते थे वो लोग जो थे उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, टैक्स पे करने वाले थे, एजुकेटेड लोग थे, ऐसे लोगों को ही इलेक्ट करने का और इलेक्ट होने का ही चांस दिया गया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हायर कमिश्नर ऑफ इंडिया लंदन एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हिथेरटो परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। इतना इम्पोर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज कमीशन एंड द सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज कमीशन वाज सेटअप इन 1926। पहली बार 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज को सेटअप किया गया, जो कि बाद में इंडियन सिविल सर्विसेज में चेंज हो गया, जिनका काम था सिविल सर्वेंट को चुनना। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। पहली बार प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट कर दिया गया। देन इसी के बाद साइमन कमीशन आया जो नवंबर 27 में 2 साल पहले ही आ गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। 7 मेंबर के स्टैट्यूटरी कमीशन को सेटअप किया गया, जिसको हेड करने वाले थे जॉन साइमन। बाद में इसका काफ़ी विरोध हुआ क्योंकि इसमें किसी भी इंडियन को जगह नहीं दी गई थी। इसका विरोध करने के लिए ही लाला लाजपत राय और अन्य लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद लाला लाजपत राय को विरोध करते समय लाठी लगी और उनका डेथ हो गया। आगे की बात अगर करें तो द रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के नए कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कंडीशंस की बात इसमें की गई थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल द पार्टीज बायकॉटेड द कमीशन। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी वो 1930 में की एंड द रिकमेंडेड द एबॉलिशन ऑफ डायरकी सिस्टम को उसने एबॉलिशन का प्रस्ताव रखा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया के फेडरेशन के निर्माण की बात की। प्रिंसली स्टेट कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रेट। प्रिंसली स्टेट कम्युनल इलेक्ट्रेट को बढ़ावा दे सकते हैं, जारी रख सकते हैं, इसके बारे में इसने बताया। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंटेड 3 राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बाद 3 राउंड टेबल को आयोजित किया। ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिस्कशन अ वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म was prepared and submitted for the consideration of the joint selected committee of the British Parliament. The recommendation of this committee was incorporated with certain changes in the next Government India Act. कुछ प्रोविजंस वाइट पेपर पर रखे गए, बाद में इनको 1935 में इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई। व्हाट इज कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड क्या था? इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड separate electorate for the Muslims, Sikhs, Indian, Christians, Anglo-Indian and Europeans, but also extended it to depressed classes, scheduled caste,
रामसे मैकडोनाल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बात कही कि कम्युनल अवार्ड को एक्सटेंड किया जाए, ना सिर्फ केवल मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस में ही, बल्कि इससे और ज़्यादा एक्सटेंड करके डिप्रेस्ड क्लास लाइक शेड्यूल कास्ट में भी सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ावा दिया जाए, जिसका गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया। गांधी जी वाज डिस्ट्रेस्ड ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड अंडरटुक फास्ट ऑन टू डेथ इन यारावाड़ा जेल, जो कि पुणे में यारावाड़ा जेल करके एक प्लेस है, जहाँ पर उन्होंने फास्ट रखा टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड एट द लास्ट देयर वाज एग्रीमेंट, जिसके बाद कुछ एक्ट में कुछ बदलाव किया गया। जो ये कम्युनल अवार्ड था उसमें कुछ चेंजेस किए गए बिटवीन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस, द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट। और जो एग्रीमेंट साइन किया गया कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में, उसे पूना पैक्ट बोला गया। रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट गेव रिजर्व्ड सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। रिजर्व क्लास की रिजर्व सीट देने की बात यहाँ पर कही गई। यहीं से इस चीज़ को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करते हैं। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इससे काफ़ी आर्टिकल डायरेक्ट उठाए गए हैं। इसमें कुल 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल हुआ करते थे। इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसे हैं। It provided for the establishment of All India Federation Constitution consisting of provinces and princely state as unit. The act divided the powers between the center and unit in terms of 3 lists. ये पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड करता था, जैसा कि इस समय भी है। 3 लिस्ट मीन्स सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड concurrent लिस्ट, which is presently we follow. फेडरल लिस्ट सेंटर with 59 आइटम्स। सेंटर के पास टोटल उस समय 59 आइटम हुआ करते थे। प्रोविंशियल लिस्ट 54 आइटम्स। प्रोविंशियल लिस्ट मीन्स स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट ऑफ बोथ विथ 36 आइटम्स। कंकरेंट लिस्ट में 36 आइटम थे। रेस्ट्यूरी पावर वर गिवन टू द वायसराय। रेस्ट्यूरी पावर जो था वो वायसराय को था, यानी कि जो स्टेट और सेंटर के बीच जो नहीं आएगा वो आएगा रेस्ट्यूरी पावर में। लाइक अगर एलियन अगर आते हैं तो वो मुद्दा ना तो स्टेट लिस्ट में होगा ना तो सेंट्रल लिस्ट में होगा, वो चला जाएगा रेस्ट्यूरी पावर में, रेस्ट्यूरी लिस्ट में, क्योंकि वो दोनों के लिस्ट में नहीं है। It abolished the diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. The provinces were allowed to act as autonomous units of the administration in their defined sphere. Moreover, the act introduced the responsible governments in the provinces, that is, the governor was required to act with the device of minister responsibility to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was continued in the 1939. ये कुछ इंपॉर्टेंट ये सेक्शन नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नहीं है। 4th पॉइंट की अगर बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में कुल 6 प्लेस पर बाई कैमरलिज्म देखा गया। Thus, the legislature of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and the United Province were made bicameral, consisting of Legislative Council, means upper house, and a Legislative Assembly, lower house. However, many restrictions were placed in the same. So, Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Province means Uttar Pradesh bicameral legislature उस समय था, मतलब both like लोकसभा and राज्यसभा उस समय की लोकसभा और राज्यसभा जो थी वो प्रेजेंट थी। It further extended to principle of communal representation by providing separate electorate depressed classes. सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई और वुमन और लेबर के लिए भी यही प्रोविज़न अप्लाई हुआ। एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया 1858 को इस्टेब्लिश किया गया था। जो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स प्रोवाइड किए गए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। आगे बात करें, इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन 1937। फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि 1937 में
पहली बार सेटअप हुआ। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 और मोर प्रोविंसेस ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया। अब इसके बाद लास्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जो कि फरवरी 20 1947 में आया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय थे क्लेमेंट एटली, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30 1948। जो ब्रिटिश रूल है वो 1948 में 30 जून को समाप्त कर दिया जाएगा। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। तो ये सारे पावर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल इंडियन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहीं से मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की मांग स्टार्ट कर दी। अगेन ऑन जून 3 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर। 3 जून 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1947 cannot apply to those part of the country which were unwilling to accept it. Constituent Assembly जो कि सेटअप की गई थी, वो अगर कोई डिसीजन लेगी तो उस स्टेट्स को पर फॉलो नहीं होगा, उस कंट्री के उस पार्ट पर फॉलो नहीं होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं मानेंगे। On the same day, 3 June 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan. 3 जून को ही लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पार्टीशन का प्लान को सेटअप किया। इसके तहत क्या था ये देख लेते हैं। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने सपोर्ट किया। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय द इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके बाद 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट में उसका रूप देखा गया, जहाँ पर 2 कंट्री फॉर्म हुई। एक कंट्री थी पाकिस्तान एंड दूसरी कंट्री थी इंडिया। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। इस एक्ट की कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो ये हैं। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इंडिया इस एक्ट के बाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। एंड द डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेन स्टेट, और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, सॉवरेन, संप्रभु स्टेट का दर्जा मिला, जो कि 15 अगस्त 1947 से अप्लाई हुआ। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने पार्टीशन ऑफ इंडिया कर दिया, यानी इंडिया जो था वो 2 भाग में टूट गया। यानी एक भाग बना था पाकिस्तान और दूसरा भाग बना था इंडिया। टू ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू ससीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। अब अंग्रेजों ने ये कुछ प्रोविजंस रखे थे, या तो कोई डोमिनियन स्टेट या तो स्वतंत्र रह सकता है, या तो पाकिस्तान भी जा सकता है, या तो वो इंडिया में रह सकता है। तो उस समय कुल टोटल 565 रियासतें हुआ करती थी। तो कुछ जो स्टेट थे वो पाकिस्तान के साथ चले गए और कुछ जो थे वो इंडिया के साथ रह गए, और कुछ जम्मू एंड कश्मीर टाइप के कुछ स्टेट थे जो स्वतंत्र रहने की चाह रखते थे। तो यहीं से पार्टीशन हो गया। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन। तो यहाँ पर वाइसराय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर जनरल हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। और प्रत्येक रियासतों को अपना एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया। हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन गवर्नर जनरल को नहीं थी, यानी यहाँ पर पावर्स जो था वो नल था, यानी 0 था। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द 2 डोमिनियन टू द फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेशंस। दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये पावर दिया गया कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, किसी भी एक्ट को वो समाप्त कर सकती है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया, और वो इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो समाप्त करने का ये पावर दे दिया गया। इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियन टू द लेजिस्लेट for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. No act of the British Parliament passed after the 15 August 1947 was to extend to the either of the new dominion unless it was extended thereto by a law of the legislature of the dominion. यानी कोई भी अगर एक्ट अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर पारित होगा तो वो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं होगा। इट अबॉलिश द
ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ कॉमनवेल्थ अफेयर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के फंक्शन को अबॉलिश कर दिया गया, कॉमनवेल्थ अफेयर्स को अबॉलिश कर दिया गया। It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state treaty relation with the tribal areas from 15 अगस्त 1947। ब्रिटिश paramountcy को भी लैप्स कर दिया गया। It granted freedom of Indian princely states either to join Dominion of India, Dominion of Pakistan or to remain independent। अब जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि रियासतों के पास ये कुछ मौके थे कि वो या तो पाकिस्तान में रह सकते हैं या तो इंडिया में रह सकते हैं या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। कुछ प्रोविज़न था इस एक्ट में। प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ द ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द पावर प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। द डोमिनियंस वर हाउएवर अथोराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन एक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो एक गवर्नमेंट की तरह वर्क करेगी। आगे देखते हैं। इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। Member of the civil services appointed before the 15 August 1947 would continue to enjoy all benefits that were entitled to that time। 1947 से पहले जितने भी सिविल सर्विसेज में अपॉइंट हुए लोग थे वो अपने राइट्स को इंजॉय कर सकते थे, यानी उनको नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया को रोक दिया गया था। At the stroke of midnight 14-15 अगस्त 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू द एंड। 14-15 अगस्त के बीच में मिडनाइट में ब्रिटिश रूल समाप्त हो गया। सारे पावर्स जो थे वो इंडिया और पाकिस्तान को दे दिए गए। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल यहाँ पर बने। न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया ही शोर द जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया एज अ पहले प्राइम मिनिस्टर के तहत, यानी पहले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो जवाहरलाल नेहरू बने। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुई थी वो 1947 में हुई थी। बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। 1946 में पार्लियामेंट जो थी वो फॉर्म हुई इंडियन डोमिनियन के तहत। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 1946 में बनी थी। मेंबर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो कि उनको पद मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरिम गवर्नमेंट में। वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशंस सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर। डॉक्टर जॉन मैथाई को मिला था इंडस्ट्रीज और सप्लाईज। जगजीवन राम को मिला था लेबर। सरदार बलदेव सिंह को मिला था डिफेंस। CH भाभा को मिला था वर्क्स माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान को मिला था फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार को मिला था पोस्ट एंड एयर। असफ अली को मिला था रेलवे और ट्रांसपोर्ट। C राजगोपालाचारी को मिला था एजुकेशन एंड आर्ट्स। II चुंदरीगर को मिला था कॉमर्स। गजनफर अली खान को मिला था हेल्थ। जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था लॉ। द मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट वर मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वही मेंबर थे जो इंटरिम गवर्नमेंट में थे। द वाइसरॉय कंटिन्यूड टू बी द हेड ऑफ काउंसिल बट जवाहरलाल नेहरू वॉज डिजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। वाइसरॉय जो था उसने जारी रखा काउंसिल को और हेड किया, बट जवाहरलाल नेहरू को उस समय वाइस प्रेसिडेंट का दर्जा दिया गया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, पहली कैबिनेट जो इंडिया में बनी थी 1947 में, उसके मेंबर और पोर्टफोलियो को हम डिस्कस कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू को इसमें मिला था प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च। सरदार वल्लभ भाई को मिला था होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना आज़ाद कलाम को मिला था अबुल कलाम आज़ाद को मिला था एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मैथाई को मिला था रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। RK शानमुगम चट्टी को मिला था फाइनेंस। डॉक्टर BR अम्बेडकर को मिला था लॉ। जगजीवन राम को मिला था लेबर। सरदार बलदेव सिंह को मिला था डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर को मिला था हेल्थ। CH भाभा को मिला था कॉमर्स।
रफ़ी अहमद किदवई को मिला था कम्युनिकेशन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिला था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, वी एन गाडगिल को मिला था, गाडगिल कमेटी विवाद में बनी थी, याद होगा आपको, तो उनको मिला था वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। ये कुछ मैंने चैप्टर डिस्कस किया आज ये चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो में अगर कुछ भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक वाला बटन पर क्लिक करिए। अगर आगे की अगर नोटिफिकेशन वीडियो की अगर जानकारी अगर चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।